इंदौर इन्फो के लाइव 1-to-1 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस समय आप हमारे इस लाइव शो से जुड़े हैं। इंदौर इन्फो पर लाइव 1-to-1 में आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़ने वाले हैं, हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हमारे अक्सर जो कलाकार हमारे साथ जुड़ते हैं वो बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो हमसे जुड़ते हैं और हम उनको इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू कराते हैं। आज ऐसे ही एक हरफन मौला कलाकार जो बहुत सारी विधाओं से जुड़े हैं, बस हमसे कुछ ही क्षणों में जुड़ने जा रहे हैं और वो कलाकार हैं आशीष पिल्लई जी। आशीष जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और हम बस उनसे जुड़ने की राह देख रहे हैं। वो हमारे साथ में बस किसी भी क्षण हमारे स्क्रीन पर उनका नाम उभर सकता है और हम उनसे जुड़ जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वे हमसे जुड़ें और बस हम उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। और यहाँ कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे आशीष जी। हम उनकी राह देख रहे हैं। आशीष जी एक बेहतरीन नर्तक हैं और डांसर हैं और वो कई विधाओं में अपने नृत्य की प्रस्तुतियाँ देते हैं। कथक और भरतनाट्यम उनके विशिष्ट अंग है जिन पर वो कार्य कर रहे हैं और बस अब हम उनसे जुड़ना चाहते हैं और वो हमारे इस शो पर हमसे कुछ ही क्षणों में उनकी लिंक हमें मिलने वाली है और हम उनसे जुड़ते हैं। इससे आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तो ये हमारे जो आशीष जी हैं, बस हम उनका जुड़ने का रास्ता देख रहे हैं क्योंकि अभी इस समय बिल्कुल अब उनकी छवि हमारे टीवी स्क्रीन पर ऊपर आई है। सर। नमस्कार आशीष जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आशीष जी? सर, आप कैसे? बहुत लंबे समय बाद आपके हम अच्छे हैं। हमें बहुत लंबे समय बाद आपके दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि एक इंदौर के क्या आप हमारे देश के एक ऐसी प्रतिभा हैं जिनसे लोग रूबरू होना चाहते हैं। और आज इंदौर इन्फो ने इस लाइव 1-to-1 में ये प्रयास किया है कि हम आपसे जुड़ें और आपके बारे में हमारे दर्शक भी जाने और हम भी जाने, क्योंकि आपके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हैं वो छिपी तो नहीं है, वो रूबरू हैं सबके, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें अगर आपकी इजाजत हो तो। सर। बिल्कुल, स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि हर इंसान अपने बचपन से, अपने जन्म से आरंभ करता है और कोई भी चीज कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा निश्चित ही, क्योंकि इतनी सारी कलाएं इस जन्म में एकत्रित नहीं होती हैं। पिछले जन्म का कुछ न कुछ इकट्ठा होकर आता है जो हमसे हमारे अंदर पहले से एकत्रित रहता है, जो इस जन्म में वो आगे बढ़ता है। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने जो जब सीखना शुरू किया तो आपको कुछ गॉड गिफ्ट थी कि आप अपने आप उसको सीखना शुरू कर? एक टाइम तक तो मैं यही कहूंगा कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं आर्ट्स में, डांस में इतना इंटरेस्टेड रहूंगा। किसी टाइम तक ये होता था कि स्कूल में आई वाज इन ऑल बॉयज स्कूल, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ऑल बॉयज स्कूल है, तो वहाँ पे इतना डांस का उतना वो होता नहीं था। हाँ, सिंगिंग वगैरह जो स्कूल कॉयर वगैरह होता था उसमें बहुत पार्टिसिपेट करता था, बट इट वाज अराउंड जब मैं क्लास 5 मैंने पहली बार डांस किया एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिला टीचर से, एंड देन आई रियलाइज दैट ओके, मैं डांस कर सकता हूँ। वी हैव अ फैमिली ओरिएंटेशन वेयर वी हैव डांस। हम लोग, हमारे परिवार में सब लोग कोई ना कोई आर्ट फॉर्म सीखते हैं। दादी खुद भी मोहिनीअट्टम और
कुचिपुड़ी है करती थी, और पापा ने भी सीखा हुआ है। मम्मी की फैमिली में भी सब लोग म्यूजिक और ड्रामा वगैरह से रिलेटेड है संगीत से जी। जुड़े तो हैं। इसीलिए होता है उस अच्छा। टाइम, हालांकि इतना फोकस नहीं था कि ऐसा कुछ करना है, बट हाँ ये समझ में आ गया कि आई हैव दैट टैलेंट कि मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरी मदद मुझे स्कूल से मिली बहुत, जी। जहाँ पे मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, और धीरे धीरे करके स्कूल से ही बहुत सारे डांस किए, फिर इंटर स्कूल के लिए बढ़े, फिर एनसीसी में बहुत सपोर्ट मिला। एनसीसी में जो कैंप्स होते हैं उसमें कल्चरल एक्टिविटीज बहुत होती निश्चित है, रूप। उसमें बहुत सपोर्ट। हम्म। धीरे धीरे सीखने के हम्म। लिए भी इच्छाएं हाँ, जागृत हुई, और सपोर्ट हम्म, फैमिली का बहुत मिला। देखो। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, जहाँ पे कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा क्या। पापा ने, या मुझे ये नहीं पता, हम्म। ओके ही विल आल्सो सपोर्ट मी कि अरे आप भी, तुम भी करो आशीष, मैं हम्म। करूंगा। और फिर सिटी का हम्म। इंदौर। मैं ये जानना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि पहल किसने की? आपने डांस में इंटरेस्ट दिखाया या आपके परिवार वालों ने आपको अग्रेसित किया, आगे बढ़ाया कि भाई आप ये करो? नहीं, मैं कहूंगा कि मेरे टीचर्स ने पहल करी। पहल टीचर्स ने करी, स्कूल ऐसा। टीचर्स ने करी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आशीष, यू हैव दैट हम्म। टैलेंट ऑफ डांसिंग। क्योंकि स्कूल में हम्म। ट्राई हर चीज, हमारे स्कूल में हम्म। हम लोगों को इंडिपेंडेंटली अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि गाना भी गा ले, ड्राइंग भी कर ले, हर चीज के लिए एक इंडिपेंडेंट वातावरण मिला। बट हाँ, हम्म। ये जरूर कहूंगा कि अगर हम्म। मेरे अंदर का जो टैलेंट है उसको रियलाइज करवाया कि हाँ हम्म। आशीष में ये काबिलियत है, और तो उसको सपोर्ट पेरेंट्स ने जरूर किया। उन्होंने सिखाने के लिए कोशिश करी कि जरूर आशीष, मिला। दिस इज अ फील्ड वेयर इफ हम्म। नॉट करियर, हम्म। बट हाँ आप इसमें हम्म। एफर्ट जरूर डालें। एक आर्ट हम्म। फॉर्म है, हमारा ट्रेडिशन है, और इसको आगे लेके हम्म। जाने में अच्छा है। एज अ पैशन आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड। तो मैंने इसको हम्म। पेरेंट्स की वजह से ही इसको आगे लेके गया हूँ, वरना शायद नहीं हो पाता ये। क्योंकि स्पेशली बॉयज को, इंदौर में बहुत रह अच्छी रहे बात हैं, मैं इंदौर में पैदा हुआ हूँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे है। इतना डांस के लिए, मेल डांसर्स के लिए उतना कोई स्कोप था नहीं। तो ऑब्वियसली पापा। बस मैं उसी प्रश्न पर आ रहा था। बिल्कुल, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा था कि जब आप स्कूल में थे और विद्यालय में पढ़ते वक्त क्या होता है? अच्छा, चलो परिवार की ओर से हम शुरू करते हैं कि आपके परिवार में, जैसे आपने बताया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, तो भाई माता बहनें तो नृत्य करें तो वो तो उनका जी रहता है जस्टिफिकेशन, लेकिन आपके परिवार में कभी किसी पुरुष ने ये नृत्य की विधा को अपनाया है जी, मेरे पापा स्वयं आपसे भरतनाट्यम पहले? डांसर रहे हैं। एक टाइम तक अच्छा अच्छा, हाँ वही के जानना गुरुओं से चाहता था। उन्होंने जी। शिक्षा जी। प्राप्त करी। और उसके हम्म। बाद जैसे होता हम्म। है कि एक टाइम के बाद सब छूट जाता है और अपने दूसरे प्रोफेशन की तरफ बढ़ जाते बिल्कुल। हैं, वैसे वो भी बढ़ गए। तो उनके बाद शायद मैं, हमारे परिवार में हम्म। अभी सिर्फ मैं ही डांस कर रहा हूँ। दादी तो बहुत ओल्ड एज हो गई, तो शी हैज स्टॉप्ड एवरीथिंग, जी। तो अभी सिर्फ जी। मैं जी। ही कर रहा जी। तो कभी आपको पिताजी को तो आपने डांस करते देखा है, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि अब जमाना बदल गया है और अब हम अगर डांस करते हैं तो बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स हैं जो वेस्टर्न फॉर्म्स हैं, जिनको लोग आम तौर पर पसंद करते हैं और एक आम जनता के लिए होते हैं वो डांस के फॉर्म्स, तो वो आपको ऐसा नहीं लगा कि क्लासिकल डांस करूंगा तो कुछ एक अलग प्रभाव पड़ेगा और मेरे दोस्त लोग कहीं मुझे कहेंगे कि भाई तुम लड़के हो के और ये जो डांस कर रहे हो? कभी, क्योंकि बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत छोटी क्लास होती है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, उसमें बच्चे जो दूसरे लड़के, और खास तौर पर आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ लड़के ही पढ़ते थे सेंट हूँ। पॉल में, तो आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं आई? देखिए, मुझे फ्रेंड्स, टीचर्स से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरे फ्रेंड्स बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। एवरीबडी हैज स्टूड बाय मी। और कभी भी ऐसा हम्म। फ्रेंड सर्कल या जो जान पहचान वाले हैं, उन लोगों की तरफ से ऐसी दिक्कत स्टार्टिंग हम्म। फेज में कभी नहीं हुई। जब तक मैंने एज अ प्रोफेशन इसको लिया, तब हम्म। तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन टुडे ऑल्सो हम्म। जो जानते हैं मुझे, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दे लव मी लाइक लाइक दैट। ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हम्म। कहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में ये बात छेड़ी है कि सोसाइटी में उसको एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। एंड बिगिनिंग उस टाइम में, मतलब आप मान के चलिए बिफोर 2000 की बात कर रहे हैं, पर 2006 2007 पहले की बात है। तो सोसाइटी वाज नॉट वेरी रिसेप्टिव अबाउट क्लासिकल डांसिंग। तो उसमें उस टाइम, ये हाँ मुझे बहुत दिक्कत हुई हाँ है। तो उसको छोड़ दे। और बट हाँ, हाँ क्लासिकल को एज अ हाँ हाँ सीखने के साथ साथ सिखाने का काम मैंने बहुत बाद में चालू किया। मैंने भी शुरुआत फिल्मी क्लासिकल से ही हाँ करी। हाँ
क्योंकि फिल्मी क्लासिकल भी मुश्किल होता था यहाँ पे शहर में प्रेजेंट करना। तो फिल्मी क्लासिकल से स्टार्ट करके हाँ एक हाँ टाइम हाँ। था, मतलब मेरी स्टार्टिंग जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया उसके भी 1 to 2 3 years ऐसा था कि जब मैं हर तरीके के डांस फॉर्म हम्म, सिखाता भी था और करता भी था। बट फिर आई रियलाइज दैट एज अच्छा। अ पर्सन आई हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द हाँ हाँ। सोसाइटी। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हम्म रियलाइज करवाना भी बहुत जरूरी रहता है कि हम्म हमारे सोसाइटी में ये जो हम्म क्लासिकल आर्ट फॉर्म हम्म है, इट हैज टू बी टेकन फॉरवर्ड। एवरीबडी हम्म हैज इक्वल हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हम हमारी जो संस्कृति है उसको आगे तक बिल्कुल लेके जा सके। तो वो एक कारण रहा। और बिल्कुल। मैंने इवन जिस 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 स्कूल में वर्क हम्म किया है, मैंने स्कूल्स में भी वर्क किया है, वहां पे भी बॉयज और गर्ल्स दोनों ही क्लासिकल भी सीखते थे और दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी सीखते थे। उसमें हम्म, कोई किसी ने कभी पीछे हटने बिल्कुल। की कोशिश नहीं की। बॉयज ऑल्सो ट्राई टू एमुलेट दैट, ट्राई किया उन लोगों ने भी। हम्म एंड मुझे मेरे स्टूडेंट से सपोर्ट मिला हम्म। है। और बाकी आज की डेट में तो आप जानते हैं, आज तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। आजकल वो लाइन थोड़ा सा डिमिनिश हो, बिल्कुल, आप तो खैर समानता जी बिल्कुल आजकल बताते डिमिनिश हो चुका है। हैं। आजकल लड़के लड़की दोनों ही क्लासिकल सीखने की कोशिश। बिल्कुल। अच्छा, हमारे आपकी बहुत सारे दूसरे भी एस्पेक्ट हैं आपके जीवन के, उन पर भी हम जी जाएंगे। लेकिन इससे पहले, चूंकि कथक और भरतनाट्यम दो नृत्य आपने दो दो विधाओं में आपने महारत हासिल की है, तो ये दोनों अलग अलग तरह से जी किए जाते हैं। तो कभी नृत्य करते वक्त एक दूसरे में ये मिक्स होने का कोई डर नहीं रहता? क्योंकि दोनों की विधा बिल्कुल अलग है, दोनों की मुद्राएं अलग हैं, दोनों का तरीका अलग है, ताल ताल अलग होते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत फर्क होता जी है। हाँ डांस डांस है, लेकिन कथक और भरतनाट्यम में फर्क जी। है। सर मैंने सीखा भरतनाट्यम से स्टार्ट किया मैंने। करीब 10 से 12 साल उसकी ट्रेनिंग ली, अलग अलग गुरुओं से ट्रेनिंग ली। पापा से शुरुआत करा था। इसके बाद मैंने दादी से मोहिनीअट्टम की भी हम्म। ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मैंने हाँ हाँ कथक में प्रवेश किया, इंदौर में ही रह के। और हाँ, ये हाँ हाँ। होती है कि हमारे मुद्राएं हैं ये सब कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे कथक और भरतनाट्यम की बात करें तो एक उत्तर भारतीय बिल्कुल। संगीत पद्धति की रचनाएं होती हैं। ताल पद्धति कंप्लीटली अलग है। जो हम्म कैलकुलेशंस जो है, क्योंकि ताल मतलब कैलकुलेशंस है, तो ऑब्वियसली कंप्लीट कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता बिल्कुल। है। कर्नाटिक संगीत पद्धति मेलाकार्टा सिस्टम पे है। तो एक कंप्लीटली डिफरेंट ओरिएंटेशन हो हम्म। जाता है अंडरस्टैंडिंग का। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ तो हाँ। जैसे मैंने किया, मैंने एक ड्यूरेशन के लिए लिटरली आई डिडंट से, आई कैन नॉट से कि मैंने स्टॉप कर दिया भरतनाट्यम। बट हाँ, द अमाउंट हम्म ऑफ एफर्ट हम्म पुट इन दैट डांस फॉर्म वो कम करा, ताकि मैं एक और डांस फॉर्म सीख सकूं हम्म। जिसमें मैं अच्छी क्लैरिटी ला सकूं। हाँ तो आज मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल। हालांकि हाँ, मैंने कुछ एस्पेक्ट उधर से भी लिए हैं मेरे कथक के लिए, और कथक के कुछ बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट मैंने हम्म। आज की प्रस्तुतियों में मैं डालता हूँ, जो जिसके कारण शायद मेरा आज लोग पसंद करते परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, दोनों सीखते वक्त बिल्कुल बिल्कुल। जो चीजें उसकी जैसी होनी चाहिए, हाँ हाँ। नियमावली जो कहती है, शास्त्रीयता जो रहती है, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जी जी। जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, मैंने हम्म उसके हिसाब से किया। अपना दिमाग उसमें थोड़ा कम लगाया। हाँ, हम्म। एक शिक्षा पूर्ण होने की एक विधि होती जी है जी। कि ओके 6 साल 7 साल आप किसी गुरु के अंडर में सीख रहे हो, एंड गुरु आपको कह देता है कि अब आप आगे बढ़ो। उसके हम्म बाद हाँ, मैंने अपना उसके अंदर इनपुट्स हम्म डालने चालू किए। तो आज मैं अपना एक कथक हम्म में जो मुझे लगता है कि ये और हो सकता था, तो मैं डालता हूँ। भरतनाट्यम में भी कुछ अंग हम्म ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें यहाँ सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जैसे पहले के जमाने में कला क्षेत्र साउथ इंडिया हम्म तमिलनाडु का स्टाइल है, तो इट्स वेरी ज्योमेट्रिक। और बट आज हम लोग, हम्म। जैसे मैंने नाट्य शास्त्र का ट्रेनिंग लिया, तो मैं आज उसके अंदर थोड़ा सा नाट्य शास्त्र की झलक, तो जो सॉफ्टनेस है, जो भरत मुनि ने हम्म। आंगिक अभिनय को यूज किया है, जो हाँ हाँ। मुद्राएं हैं, सॉफ्टनेस को और जी। मूवमेंट्स को, कर्व्स को यूज किए, वो इनपुट करने की कोशिश जरूर की। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें ये जान के कि आपने दोनों विधाओं में बराबर ध्यान दिया। लेकिन क्या होता है ना कि इंसान की एक पसंद होती है कि मुझे तो ये ज्यादा पसंद है। तो इन दोनों नृत्य में आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? भरतनाट्यम को दोनों निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा नृत्य शैलियां हैं, लेकिन खास तौर पर आप आपकी पसंद अगर पूछे तो आप किसमें एकदम से कोई कहे कि आपको इसमें डांस करना है, तो कौन सी विधा आप चयन करेंगे उसमें? मैं भरतनाट्यम को ही चुनूंगा।
क्योंकि हाँ जी, ऐसा, क्योंकि उसका क्योंकि वो आपका पारंपरिक पारंपरिक है। है। कथक मैंने एक्वायर्ड डांस हम्म फॉर्म है मेरा, और भरतनाट्यम मेरा इंट्रिंसिक डांस हम्म, फॉर्म है, मतलब मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जी, फैमिली में लाइन में चलता आ रहा है। तो हम्म, वो सीखने में मेरे को बिल्कुल करने में बिल्कुल कभी बिल्कुल। भी वो नहीं लगता कि अरे अभी कर लेते हैं अभी। कथक भी ऐसा ही है, जितना मेरी गुरु ने मेरे हाँ ऊपर हाँ, मेहनत करी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। कारण मैं 100% कहता हूँ कि जी अगर आप अभी बोले कथक तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और उतनी ही खुशी से करूंगा। खाने में जी, बड़ा मजा आता है, हाँ लेकिन हाँ वही हाँ, चीज है कि एक बिल्कुल। वो फैमिली से है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा प्यार होता है अपने, बोलते हैं ना जी किसान को अपने जी, ज्यादा। अगर हम उदाहरण दें, बिल्कुल, अगर हम उदाहरण दें तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मातृभाषा में बोलना और एक सीखी हुई जी, भाषा में बोलना, मेरा ख्याल है ये फर्क डेफिनेटली है ना। डेफिनेटली। तो आपको मातृभाषा में बोलना है ना, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदर टंग अपने लिए एक बहुत बहुत आसान आसान होती होता है, और एक सीखी हुई भाषा में हम चाहते हैं कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो हम है। बोल लेंगे वो भाषा, लेकिन जैसे हम लोग हिंदी का, मातृभाषा तो हमारे हम लोग अंदर से पहले निकलती बोलते हैं हम लोग हिंदी में ही बात है करेंगे, ना। हमको हिंदी ही पसंद है, हम लोग को स्वाभाविक भाषा है हमारे लिए। लेकिन इंग्लिश जरूरत की जी भाषा है, हम लोग बिल्कुल, हमको आती है, बट हम लोग चाहेंगे कि हम हिंदी में कन्वर्सेशन करें। हिंदी में तो ही वैसा बात ही करें, होता निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, ये बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो नृत्य वाली जो बात हुई, तो आपने इतने सारे दोनों विधाओं में इतने सारे पुरस्कार भी अर्जित है। किए हैं, इतने अवार्ड्स आपको मिले हैं। आपके जो गुरु रहे हैं उनका थोड़ा विवरण आपसे जानना चाहेंगे कि जिनसे आपने दोनों नृत्य विधाओं में, तो थोड़ा हमें उनका विवरण संक्षिप्त मेरे में दें। पहले गुरु तो मेरे पापा ही हैं, जिनसे मैंने भरतनाट्यम का बेसिक सीखा। तो हम्म, उसके अलावा फिर इंदौर एक खान जी, मैडम थी, जिनसे मैंने और आगे की आइटम्स, जो भरतनाट्यम में आइटम वाइज होता है, मतलब श्रृंखलाबद्ध होता है, एक एक चरण होते हैं सीखने के। तो उसका हम्म, दूसरा चरण मैंने जी, इंदौर में ही एक बहुत ही एज थी उनका, शायद हम 2 या 3 स्टूडेंट्स ही रहे होंगे, उनसे सीखा। उसके अलावा फिर हम्म, केरल में RLV जयश्री मैडम है, उनसे कंटिन्यूअस सीखा। हम्म, इसके अलावा नाट्य शास्त्र की ट्रेनिंग अच्छा, कलामंडलम PL भट्टाचार्य जी से ली। और उसके अलावा फिर कथक में मेरी गुरु रही डॉक्टर रागिनी मखर, जिन्होंने मुझे अ, वाह, अपना बेटे की तरह प्यार देकर बहुत कुछ सिखाया, बहुत संवारा, निखारा, अपना जी सब कुछ देने की कोशिश की। जी इसके अलावा मैं डॉक्टर पुरुदादिच, जी, विभा ददिच मैडम, उनसे भी अभी ट्रेनिंग ले रहा वाह, हूँ। और क्या बाकी बात है, इंदौर ये में तो सभी जितने सारे गुरु अ, हैं, तांबे मैडम हो, गुरबोले ताई हो, सुचित्रा मैडम हो, सबने हम्म, समय समय पर मुझे गाइड जरूर हम्म, किया है। और उन सबका नाम लेना जरूर बनता है, हम्म, क्योंकि एक दक्षिण भारतीय पर्सन, मतलब भले ही मैं इंदौर की पैदाइश हूँ, बट हूँ नेटिव केरला का। तो एक सेकंड पर्सन की तरह हम्म, उन्होंने, भले ही मैं उनसे डायरेक्ट सीख नहीं रहा हूँ, बट उन्होंने इतना करा कि हम्म, आशीष को गाइड जरूर करा कि आशीष ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी, ये गलती करिए, इसको सुधार लो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है इंदौर के हम्म, कलाकार आपस में इस तरह से तालमेल बिठाते हैं, छोटे बड़े का जो भेद है वो हटाकर। जी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है बिल्कुल। इंदौर में। हम्म, इतने बड़े बड़े कलाकारों के, इतने मूर्धन्य कलाकारों के आपने नाम लिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इंदौर के बहुत सारे कलाकार हैं, और इंदौर के कलाकारों का सपोर्ट कलाकारों को बहुत होता है। और आपने खास तौर पर जिस विनम्रता से आपने सबसे शिक्षण लिया है, वो निश्चित रूप से आपको बहुत आगे ले जाने में सहायक होगा, क्योंकि आपका गुरुओं के प्रति जो सम्मान है आपके अंदर, वो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उससे प्रेरणा जरूर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे ऐसे गुरुओं से, जिनसे आपने सीखा है, आपको उनका नाम लेने में गर्व होता है, और हमें सुनने में जी गर्व सर। होता है। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि अपनी रचना धर्मिता होती है, अपने अंदर एक इंथुजियाज्म होता है, अपने अंदर एक कुछ नया करने की प्रवृत्ति होती है। तो कभी आपने ऐसा कथक और भरतनाट्यम का कुछ मिश्रण करके, कोई मिक्सिंग, आजकल फ्यूजन का एक युग है, तो ऐसा कुछ रचनाएं कुछ तैयार की, कभी कभी कोशिश जी, की मैंने ऐसा? स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट मेरा एक्सपेरिमेंटल चीज था वो था भरत जासियम, जिसमें जैज म्यूजिक के ऊपर, उस टाइम बहुत ट्रेंड था, ईयर 2006, 7, 8 में जैज म्यूजिक का बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका था इंडिया में। और बहुत जी कम जी, लोग थे जो क्लासिकल के साथ उसको वर्क हम्म, कर रहे थे, हालांकि। तो उस टाइम मैंने भरतनाट्यम जी, और जैज को मिक्स करके जैज म्यूजिक पे भरतनाट्यम को सेट किया था। और वो आज भी लोग पसंद करते हैं। उसके बाद से हम अच्छा, लोग कंटिन्यूअसली भरतनाट्यम कथक हो, या भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम, कथक मोहिनीअट्टम, कथक, ऐसा करके हम लोग कई सारी चीजों में हम हम्म, लोग चीजें मिक्स कर रहे हैं। और नई चीजें, क्योंकि हम्म, आम इंसान को शास्त्रीय कलाओं का नॉलेज उतना नहीं होता है, और उन तक अपनी पहुंच, अपनी हाँ, बात रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि
जो वो समझ सके उसके साथ हम उनको प्रेजेंट करें, तभी वो बात उन तक बिल्कुल। पहुंचेगी। तो इसलिए हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि हम्म। अभी एक जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो इट्स एन इंग्लिश ड्रामा। अच्छा। मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्क्रिप्ट हूँ हम्म। जो डांस के लिए मैं यूज कर सकूं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने हम्म। वेरी कॉमन थिंग गंगा के ऊपर काम किया, हमने राजस्थानी ड्रामा पद्मिनी का हम्म। जौहर, उसको हमने हम्म। शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट, हम लोगों ने 20 मिनट्स का हम लोगों ने एक शॉर्ट डांस ड्रामा प्रिपेयर किया था। फिर हम लोगों ने शाकुंतलम किया, तो उसमें हम लोगों ने भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम दोनों को हम्म। यूज किया। फिर हम लोगों ने शिल्पादी मिक्स किया। लिटरेचर का जो सबसे पुराना नॉवेल है, ग्रंथ है, शिल्पादी, हम्म। जिसमें कन्नगी की स्टोरी है, उसको हमने भरतनाट्यम, कथक और मोहिनीअट्टम हाँ। 3 स्टाइल्स में हमने उठाया, जिसके अंदर कन्नगी जो थी क्या वो बात। कथक कर रही थी। तो कन्नगी को कभी कथक में इसके पहले किया गया अच्छा। नहीं था, तो वो एक नया चीज था। हाँ हाँ। तो ऐसी बिल्कुल। चीजें हम लोग करते रहते हैं। अभी हाल ही में ही हम लोगों ने भरतनाट्यम का हम्म। फ्यूजन किया था, मतलब फ्यूजन इन द सेंस प्योर फ्यूजन, भरतनाट्यम स्टाइल मेंटेन करते हुए हम्म। एक तिल्लाना, जैसे में हम्म। हिंदुस्तानी में तराना होता है वैसे तिल्लाना साउथ में होता है। तो हाँ। उस चिल्लाना तिल्लाना का होता है। जैज फॉर्म को हमने उठा जी। के उसमें एक कंप्लीटली न्यू वैरायटी, जिसमें हम्म। नृत्य के जो चारी और करण होते हैं, जो हम्म। जब अपन मंदिरों में जो हम्म। फॉर्मेशंस देखते हैं, उसको उठाने की कोशिश करी। वो सब हम्म। बहुत पसंद किया गया। इंदौर में ही नहीं, अभी हम लोगों ने उसको हांगकांग में भी किया था, एंड एवरीबॉडी लव्ड इट कि नया, इट्स कंप्लीटली न्यू पैकेजिंग, तो वो अच्छा लगता है। बहुत ही। हम्म। ये जो आपका भरतनाट्यम में जब अरंगेत्रम जो हुआ, जी। तो वो किन गुरु के सानिध्य में हुआ था? जब अब इतने सारे आपने गुरुओं के सानिध्य में जी। सीखा है, तो उस समय कौन कौन मौजूद थे आपके साथ? मेरे साथ हमारा जो घर का मंदिर है वहीं पे ही मेरा अरंगेट्रम हुआ था, केरल में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली, हम्म। जो म्यूजिशियन फैमिली, वो तो पूरी है ही। साथ में उस टाइम मेरे गुरु मेरे वो तो रही पापा होगी। और दादी ही थे, जिन लोगों ने अरंगेट्रम के लिए मेरा पूरी प्रिपरेशन किया। अच्छा। और लिटरली हमारे गांव के ही क्या मंदिर बात। में मेरा अरंगेट्रम हुआ। इट्स अ वेरी फेमस, ये तो तो वहीं बहुत ही। पे ही मेरा अरंगेट्रम। हम्म। और इसमें भी दीक्षांत आपका हुआ, इसमें आपने कह रहे कि आपने विशारद किया जी। है शायद संगीत प्रभाकर, हाँ, कथक में, संगीत प्रभाकर है कंप्लीट ना? किया तो है। बिल्कुल जी। संगीत प्रभाकर, हाँ हाँ। वही इक्विवेलेंट 7 साल की जी, की डेफिनेटली। डिग्री होती, तो वो आपने की है। तो ये सब इतना सब करने के साथ में आपने पढ़ाई पर कैसे ध्यान दिया? ये क्योंकि दो दो नृत्य विधाओं में साथ साथ चलना, और फिर साथ में अपने स्टडी करना, और उसमें भी आपने पढ़ाई को भी प्रायोरिटी पर उतना ही रखा, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है, अगर कलाकार बनता है तो कई बार पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है, लेकिन वो कला में बहुत माहिर हो जाता है। लेकिन आपने दोनों चीजों को साथ में निभाया है, तो वो किस तरह से संभव सर, होता क्या है? होता है कि सबकी एक प्रायोरिटी होती है, और इवन जैसे पापा खुद डांस करते थे और उन्हें छोड़ना पड़ा था। उसका कारण यही था कि डांस में एज अ हम्म। कैरियर इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्सेप्टेंस भी, जैसे हम्म। अपन ने स्टार्टिंग में कही, वो भी आती है। उसके अलावा रेम्यूनरेशन की प्रॉब्लम भी आती है। आप खुद हम्म। एक आर्टिस्ट है, आप जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या हालत है। हम्म। तो सिमिलरली एक हम्म। हमारे साथ, हम आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इतना ज्यादा एक तरफ प्यार हो जाता है हमारे कला से कि हम दुनिया की बाकी जरूरतों को भूल जाते हम्म। हैं। तो शुरुआत से ही बिल्कुल। पेरेंट्स की तरफ से भी यही मोटिवेशन रहा है कि एक्सेल इन एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ कर। तो हम्म। बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड, आई हैव अ करियर जो डांस के साथ साथ लेके चल हम्म। रहा हूँ, और अच्छे से लेके। और उसका हम्म। कारण ये है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे उतना ही जोर रहा कि पढ़ाई उतना ही इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू हैव अ कैरियर विच, जैसे हम हम्म। लोग बोलते हैं, फेलियर का भी ऑप्शन हम्म। होना चाहिए ना। तो वही चीज है। हाँ तो बिल्कुल सही है। वंस, चलो आगे जाके सपोज मैं ये डांस नहीं फॉरवर्ड कर पाऊंगा, तो क्या, हम आगे का हम्म। भविष्य नहीं बता सकते। यू शुड हैव एन जी। ऑल्टरनेट प्लान, एंड आई हैड दैट ऑल्टरनेट प्लान। उसी हम्म। फोकस के साथ मैंने मेहनत करी। मैंने पढ़ाई भी उतना ही जोर से किया जितना मैं हम्म। डांस के लिए फोकस था। मुझे आज भी याद है कि मैं बिल्कुल सुखलिया बिल्कुल। में रहता हूँ, और सुखलिया से मैं साइकिल से बंगाली कॉलोनी तक जाता था डांस सीखने के लिए। और आप देख सकते हैं वो हम्म। जो रिंग रोड है, वो कितना खाली रहता है। तो हम्म। उस पे साइकिल से बिल्कुल जाना बिल्कुल। एक क्लास 10th के लड़के के लिए, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि बहुत कठिन है। रात का, मतलब 7 बजे रात को पूरा अंधेरा, उस टाइम ऐसा चहल पहल नहीं होती थी। तो वी हैव टू टेक नहीं होती रिस्क, थी तो वो। लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और हर हम्म। तरीके की ज्ञान लेना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना
आना चाहिए, गुणा भाग करना आना चाहिए, तब जाके आप एक कलाकार बन सकते हो। कई लोग ऐसे डांस जाते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं है, कि उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आता, तो फिर ताल कहाँ से समझेंगे? एक डांसर को तो सही जरूरी है बात। ना। तो आपको अपना ब्रेन शार्प करने के लिए बात बहुत एजुकेशन के ऊपर जरूरी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव कि एक मुश्किल समय में हम क्या है। करेंगे। तो उसके लिए एक अच्छा पढ़ाई करना, एक बिल्कुल। एजुकेशन में अपने एफर्ट्स डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कि ओके हम लोग बीए कर लेते हैं, ओके इतने इतने मार्क्स से पास हो जाएंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमको एफर्ट डालना पड़ेगा कि हम पढ़ाई और कला दोनों को साथ में लेके चल सके। क्योंकि जैसे आज ही किसी ने शेयर किया, किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में था कि आर्ट इज अ बीइंग बिकमिंग एन आर्टिस्ट इज अ नॉन एसेंशियल लिविंग लाइवलीहुड। नॉन एसेंशियल है, मतलब हालांकि इट वाज नॉट इन कि हमारा आर्ट्स को उन्होंने इतनी जल्दी से नॉन एसेंशियल कर दिया, बट दैट्स द रियलिटी कि अगर आज मैं हाँ हाँ लोगों के पास ऑप्शन है कि डांस क्लास जाना है कि नहीं जाना है, छोड़ो, तो वो अपन को समझ हाँ हाँ, अब सही भविष्य बात। में इसका स्कोप कितना रहेगा और उसके हिसाब से हमारी तैयारी क्या है। तो वो उसके लिए कोचिंग भी जाना हो, घर पे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, वोकल हो, सब कुछ में अपनी तरफ से एफर्ट डालना जरूरी है। डांस में अब जैसे लिटरेचर की बात मैं बोला कि अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मेरा लिटरेचर या मेरा वर्ड्स अच्छा नहीं होता, अगर मेरे में उतनी कैपेसिटी, मेरी रीडिंग स्किल्स या राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, मैं वो लिख नहीं पाता, मेरी रचना घर में खत्म हो जाती। बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन बिल्कुल। की यार वो भैया आपको बोलना पड़ेगा यार ये कुछ लिख दे, अच्छा बढ़िया, कोई और लिख दे तो मैं लिख लूं, मैं बना लूं, मैं कर लूं। पर आई एम नॉट डिपेंडेंट एंटायरली। ऑब्वियसली हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, बट बेसिक वर्क रेडी कर सकता हूँ, मैं अपना वर्क के साथ लेके जाता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये प्रिपेयर किया, आप इसको आपकी म्यूजिकलिटी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी अभी जैसे आप फ्लूट बजाते हैं, तो मैंने अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस में मैंने सोचा कि यार लिख तो लिया अब म्यूजिक का, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो चीज हम वो इसलिए एजुकेशन ने मेरे को सपोर्ट किया उधर। वो एक आज के डांसर्स को इम्पोर्टेंट है कि ये समझे कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बार्टर सिस्टम नहीं है कि यार आप ये ले लो और ये दे दो, आप दोनों लेके चलो ना। सही बात है, दोनों साथ में रखना है। और प्लान बी की जैसे आपने बात की कि प्लान बी तो हमेशा तैयार होना ही चाहिए। अगर आप आर्ट में फेल होते हैं या कहीं भी, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन जरूर रहे जीवन में। बहुत अच्छी बात आपने कही। फिर आपने इतनी जो पढ़ाई की तो आप साइकोलॉजी की तरफ अग्रसर हुए, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की ओर आप अग्रसर हुए। तो ये आपको कैसे लगा कि हमको मनोविज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए, या रास्ता मिल गया तो चल दिए नहीं उधर? नहीं, रास्ता मिल दिया इसलिए चल दिए नहीं। बेसिकली मैं साइंस फील्ड से था, मेरा 11-12 साइंस फील्ड से ही रहा है। उसके बाद क्या है कि मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए था जो मेरे डांस को भी सेकंड करे। एक बहुत सारी निश्चित रूप चीजें से। होती हैं। अब मैं साइकोलॉजी ऐसा एक फील्ड रहा है जहाँ पे अपन ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो जी। कि हम लोग लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो लाइफ को कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे? हम लोग डांस में क्या दिखा रहे हैं, हम लोग इंसान क्या कर रहा है, उस चीज को हम स्टेज पर लेके आ रहे हैं। तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। इमोशंस की और लाइफ की और बिहेवियर की होना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से बहुत जरूरी है। सोच गई कि आई शुड टेक साइकोलॉजी एज अ स्टडी फील्ड, जिसमें मेरे को एक एक्सप्लोरेशन का एक रास्ता मिलेगा। और जैसे कि शुरुआत से ही था कि बीइंग अ टीचर, मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर, जैसे मैंने बताया कि आई गॉट अ रियली रियली गुड, तो दिमाग में था कि मुझे टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं ये था कि साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, तो आई टुक इट। और मेरे आसपास बहुत कुछ अच्छी कुछ बात। ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मुझे साइकोलॉजी का इंसाइट दिया कि ये फील्ड में ये काम होता है। डॉक्टर मानका है, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, शी गाइडेड मी कि इसमें ये होता है। क्योंकि कोई भी फील्ड चुने तो हमको ये पता होना चाहिए कि उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे ही जाके लेना तो सही नहीं होता, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बीएससी साइकोलॉजी नहीं था, सिर्फ बीए साइकोलॉजी था। आज भी प्रोमिनेंट बीए है, आर्ट्स में ही है साइकोलॉजी।
तो वो लेके चला, वो एक ऑप्शन बहुत सोच समझ के लेना पड़ा। बट जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना और लोगों के साथ डील करना अच्छा लगता है, वैसे ही मैंने उसीलिए वो फील्ड चुनी और कंटिन्यूस उसमें वर्क किया। अच्छा, जब आपने साइकोलॉजी की बात की तो एक विशेषज्ञता हम आपसे बात कर रहे थे, मुझे उसमें लगा आपने कहा कि जो सुसाइडल आदमी की जो मेंटेलिटी होती है, सुसाइड करने वाली जो मनोविज्ञान है, उस पर आपका आपकी विशेषज्ञता है और आपने उस पर खास ध्यान दिया है। तो आज के संदर्भ में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि एक आदमी जब आत्महत्या करने के विषय में सोचता है तो आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है उसको, किसे, क्योंकि आज हम एक एक बहुत बड़े नायक को हमारे बीच से खो चुके हैं। और आज का दिन वो ऐसा दिन है जब सुशांत सिंह राजपूत की हम बात कर रहे हैं, जो एक अच्छे कलाकार थे, उम्दा कलाकार थे। क्या साइकोलॉजी रही होगी या क्या साइकोलॉजी उसे रोक सकती थी? आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? जी देखिए, साइकोलॉजी में हम लोग जैसे कहते हैं सुसाइड या आत्महत्या, इसमें 3 पिलर होते हैं, जिसमें एक इंसान हम्म का जो थॉट प्रोसेस है वो हो जाता है कि वो खुद वर्थलेस है, जिसका हम्म वर्थलेस हो जाता है कि उसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज हो जाती है कि होपलेस है, उसको कोई उम्मीद नहीं बचती। और सेल्फलेस है, वो अपने आप को उम्मीद समझ खत्म हो जाती समझ पाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि है। इट्स वेरी इजी टू से कि किसी से बात कर लो, और ये डिसीजन बहुत क्विक होता है। इवन मे गॉड रेस्ट हिज सोल, इतने अच्छे एक्टर और बहुत कम ड्यूरेशन में उन्होंने जो हासिल किया, ये इंस्पायरिंग है। इवन अभी इस सेशन के पहले मेरी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ यही डिस्कशन हो रहा था। मैं बच्चों को समझा यही रहा था कि बी इंस्पायर्ड विद द पॉजिटिव्स, उनकी पॉजिटिव्स लो, जैसे कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया, बट डोंट एमुलेट व्हाट ही हैज डन, हाँ क्योंकि ही न्यू एवरीथिंग। देखिए, हम सबको मालूम है कि आत्महत्या सही नहीं है, या हम सब एक रफ पैथ से गुजर रहे हैं, हम सब कोई ना कोई दिक्कत में फेस जी करते हैं। और हम लोग के लिए बोलना बड़ा आसान होता है कि किसी से बात कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, राइट? ये सबसे कॉमन है। हम सॉल्व हो सकती साइकोलॉजी थी। से हाँ। बोलते हैं कि इवन हम्म एवरीवेयर वी से दैट, अरे एक बार अगर वो बात कर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट वो बात सिर्फ उसी पर्सन से करेगा हम्म जो उसकी बात कॉन्फिडेंशियल रखेगा और उसके ऊपर ट्रस्ट करे। हम्म अगेन, अब ट्रस्ट सिर्फ इतना नहीं होता हम्म है कि मैं अपने किसी से, जो हम्म मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैंने बात कर ली, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो क्या वो हम्म कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और हम्म, दूसरी बात, उस प्रॉब्लम से निकलने में क्या सही तरीके से गाइड करेगा, वो भी जरूरी है। मदद कर पाएगा। आज हाँ, सबके सब बिल्कुल जरूरी हर है। कोई अभी ये फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कंटिन्यूअस डाल रहे हैं सब लोग की आई एम अवेलेबल टू टॉक, आई एम अवेलेबल टू टॉक। बट क्या अगर सपोज मैं किसी हम्म प्रॉब्लम में हूं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपनी प्रॉब्लम? हम्म, नहीं करूंगा। अ पर्सन हु इज टू दैट नहीं कर फेज, पाएंगे। उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हम्म क्लिनिकली इक्विप्ड हो, मतलब ही नीड अ काउंसलर। अब अगेन, क्योंकि हम्म, उसमें एथिक्स है, सही क्योंकि बात हर कोई एथिक्स नहीं फॉलो करेगा। तो अब ये सब चीजें समझने है। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक पर्सन जो डिप्रेशन में है वो कभी भी खुलेआम प्रॉब्लम हम्म शेयर नहीं करेगा। हम्म, और दूसरी बात, वो शेयर करेगा तो सिर्फ उसी हाँ पर्सन से करेगा जो जिस पर उसको विश्वास है कि इसकी बात हाँ कंप्लीटली हाँ कॉन्फिडेंशियल होगी और साथ में मुझे आगे का रास्ता बताएगा। अभी हम्म क्या है, बात तो कर लेंगे, बात करने के लिए तो हम्म कोई मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा। मैं आज जो किसी किसी भी हम्म नंबर पर फोन करके थोड़ा सा रोके मैं अपनी बात कह दूंगा, यार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बट अल्टीमेटली क्या मैं उस प्रॉब्लम से निकल पाऊंगा? नहीं निकल पाऊंगा। प्रॉब्लम या और सुसाइड बिल्कुल। अगर प्रिवेंट करना है तो उसको प्रॉब्लम में से निकलने के लिए सक्षम बनाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल बिल्कुल प्रिवेंट सही करना बात। है तो लोगों को हमको सिखाना होगा कि सिर्फ बात नहीं, बात हम्म करके उस पर्सन को सही रास्ता दिखाए, या हम्म उसको सही रास्ता चुनने में, दैट इज हम्म ऑल्टरनेटिव वे फाइंड करने में मदद करे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो हम्म जाता है। और हम्म लिटरली हमारी फेलियर यही है कि सिर्फ हम्म एक आर्टिस्ट जिसने सुसाइड, उसके लिए हम लोग सबने सोचा, बट इस दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट हम्म डेथ जो होती है वो सुसाइड्स की वजह से होती है, और हम आमतौर पे इसकी बात नहीं करते हैं। हम्म, यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी में लोगों को ये नहीं भी कर नहीं मालूम है कि मनोवैज्ञानिक कौन होता है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर हम्म एंड साइकियाट्रिस्ट, 3 अलग अलग विधाएं हैं।
इतना इस डिफरेंस हाँ भी नहीं मालूम। अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। काउंसलर के पास जा रहा हूँ तो पीपल वो एक वो हो जाता, टैबू हो जाता, अरे इसी क्या पागल हो गया है कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि हम लोगों को बिल्कुल। पहले उस गैप को फिल इन करना पड़ेगा। हम लोगों को लोगों को अवेयर करना जरूरी है। सिर्फ बातचीत नहीं, बिल्कुल। समग्र बातचीत बातचीत हम्म। हो, और ऐसी बातचीत हो जो सबके अंदर तक हाँ जाए। सिंपल सा आप एग्जांपल दूंगा, अभी जो चल रहा बिल्कुल। है उसमें ही एक बहुत पॉजिटिव हम्म। साइकोलॉजी की बात करी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हम दिया जलाएंगे या हम जी। लोग ताली बजाएंगे या थाली बजाएंगे, राइट। अब शादी पे जाएंगे, थाली पे अर्थ जाएंगे। का अनर्थ हो ही जाता बिल्कुल। है। उन्होंने उसका कारण क्या सोचा था कि इट विल सेंड आउट अ मैसेज कि हम सब एक है, हम सब साथ में हैं, और एक पॉजिटिविटी बिल्ड होगी कि भले ही हम लोग देख हम्म। नहीं पा रहे हैं, बट हम लोग सब साथ में हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। हम्म। बट साथ में हाँ, है। बट उसका अर्थ क्या हो बिल्कुल। गया कि हम थाली बजा रहे हैं, चद्दर बजा रहे हैं, शटर बजा रहे हैं, हम्म। आग लगा रहे हैं, घरों की छतों पे आग लगा, शोर मचा या रहे कैंप फायर जला लिया अल्टीमेटली। हैं। हाँ। मतलब कहने का मतलब एक उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही है। लोग समझ नहीं पा हम्म। रहे हैं। बिल्कुल। अ, इतनी अवेयरनेस नहीं है हम्म। कि हम ऐसी चीजों को, जो साइकोलॉजी की जो बातें हैं, जो हम लोग जो आमतौर पे हम कह देते बिल्कुल। हैं, तो वो लोगों को समझने में दिक्कत होती है। और उसका कारण भी ये है कि जनरल डिक्शनरी में हम्म। साइकोलॉजी के टर्म्स आमतौर पे यूज किए जाते हैं। अरे मेरे को तो बहुत स्ट्रेस है, मुझे तो बहुत डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन और ये सब वर्ड्स जो है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब इतने आम हो चुके हैं, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है कि हम छोटा सा दुख होता हम्म। है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल बिल्कुल सही। सिंड्रोम। उसका कुछ स्टेटस है कि यार इतने डिप्रेशन में हम्म। इतने दिन तक होना चाहिए, वो सब स्टडी करना बहुत जरूरी है। इवन अभी जी। कोरोना की ही बात ले लें, हम बिल्कुल। लोग आधे से ज्यादा लोग कोरोना के बारे में कुछ नहीं हम्म। मालूम। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे कि 11th 12th की बुक में कोरोना के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन कोरोना तो बहुत टाइम से है, दिस हाँ इज हाँ कोविड-19। हाँ कोरोना हाँ जो आया कब, ईयर हाँ। ये। 2019 में आया। इसके पहले भी कोरोना था, दैट इज सार्स। हाँ तो ये सब चीजें समझ में लोगों को नहीं आती हाँ है। हाँ। तो एक डिस्क्रिपेंसी, सोशल मीडिया का एक हार्म इफेक्ट है कि हम गलत डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बढ़ अवेयरनेस जाते हर हैं। चीज की हो, इनकम्प्लीट नॉलेज पे ना जाए, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। और आपकी ये जो बातें हैं, एक मोटिवेशनल स्पीच की तरह हमारे दर्शक भी ले रहे हैं। एक दर्शक अभी मैंने पढ़ा था, वो जानना चाह रहे थे कि क्या आपके मोटिवेशनल वीडियोस भी उपलब्ध हैं क्या सोशल मीडिया पर या कहीं यूट्यूब वगैरह पर। तो आप अगर हो तो उन्हें जरूर बता दें ताकि वो उसका लाभ भी ले सर सकें। हम लोग यूजुअली हर साल कुछ इवेंट्स करते हैं, जिसमें हम लोग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट्स, जिसमें लोगों को इनवाइट करते हैं। हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म, हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पे अब ऑलवेज हम लोग कनेक्टेड हम्म। रहते हैं। तो उसके जरिए आप हमारे इवेंट्स में आ सकते हैं। हम्म। हम लोग यूजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे जल्दी से जल्दी अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। हम कहना कुछ और चाहते हैं देर और नहीं अर्थ लगती कुछ है। और निकल जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। जो बिल्कुल हम सही। देना चाहते हैं वो शब्द किसी और के लिए, उस शब्द के मायने कुछ और होते हैं। तो कई बार अर्थ बहुत होता है। मुश्किल है कि किसी को, जैसे अभी सिंपल से हम लोगों ने बोल दिया कि बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो बातचीत करने से, जैसे मैंने बोला, बातचीत हम्म। सफिशिएंट नहीं है। आज सिर्फ वो स्टेटमेंट की डिप्रेशन हो, कोई सही बात। डिफिकल्टी में हो तो आप बात कर लो तो सॉल्व हो जाएगी, उसी लिए सबने अपना इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक स्टोरीज सब इसी से डली हुई है कि आप, ये मेरा नंबर है, कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन करें। बट एक्चुअली ये नॉट अ मुझे। सोल्यूशन। तो वो अगेन अर्थ अर्थ पूरा है। तो हाँ। आई डोंट पोस्ट सच मोटिवेशनल वीडियो, बट माई नंबर्स, माई हम लोगों का हिडन हेल्प काउंसलर्स करके एक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें जिसको प्रॉब्लम होती है वो हमको मैसेज करता है, हम 1 to 1 उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमको लगता है कि अरे नहीं, आप आके मिले तो ज्यादा बेटर होगा, तो हम उनको हमारे पास इनवाइट करते हैं। सिमिलरली स्पंदन मूव्स ऑन बुलाते भी। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है डॉक्टर माया वोरा का, उसमें भी हम लोग यही काम करते हैं। वी गो फॉर फेज हम्म। वाइज वर्क, जिसमें जैसे सुसाइडल टेंडेंसी है, डिप्रेशन है, उनको लग रहा है कि कोई जी। रास्ता नहीं है, तो वी प्रोवाइड टेलीकाउंसलिंग। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं, टेलीकाउंसलिंग से नहीं बन हम्म। सकती, इनकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो हम लोग उनको बुलाते हैं अपने सेंटर पे, हम्म। जहाँ पे हम लोग उनको 1 to 1 काउंसलिंग देते हैं। कई लोग आते हैं जिनको लीगल हेल्प की जरूरत है, वी हम्म। डाइवर्ट थिंग्स। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। ये सब हम्म। एक सोशल मीडिया कैंपेन नहीं हो सकता।
है ना। हाँ, सोशल मीडिया पर सही बात। मतलब ये एक हद है, एक लाइन अंडरलाइन होना चाहिए कि इतना ही बोलना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत ही बहुत ही अच्छी बातें आपसे चल रही हैं। बहुत सारी बातें और भी जानने के लिए हमारे पास हैं, लेकिन कार्यक्रम का एक समय जो होता है, वो सीमा जो है वो समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। तो हम एक बार फिर थोड़ा आपके नृत्य की ओर लौटेंगे। और एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में फिर से आया, हम वापस उस जगह जाते हैं कि कथक और भरतनाट्यम जब दोनों नृत्यों की बात चल रही थी, तो इसकी जो मुद्राएं हैं, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं तो हैं ही, लेकिन समानताएं क्या हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं दोनों नृत्यों को साथ में देखिए रखने में? बेसिक जो शास्त्र है वो सेम है। दैट इज इंडियन डांस फॉर्म में हम हम्म। जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो सब भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र को फॉलो कर रही है। और सेम वो इट गोज फॉर ड्रामा जी। ऑल्सो एंड म्यूजिक ऑल्सो। तो दैट वाज फर्स्ट कंपेंडियम, हम्म। जो अपन बोलते थियोरेटिकल वर्क जो था, फर्स्ट वो था। तो वहां से उसके बाद कई स्कॉलर्स आए हम्म। जिन्होंने रीजन वाइज का अलग अलग रीजन में कई स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपने लैंग्वेज के हम्म। हिसाब से थोड़ा हम्म। बहुत कम ज्यादा करा। कुछ लोगों ने उसको इलेबोरेट कर दिया कि ओके हम्म। 28 मुद्राएं हैं तो उसका हम 30 कर लेते हैं, हम लोग ये भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ लोगों हम्म। ने बोला कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, कि इतना सारे की जरूरत नहीं है, हम इसको कम कर देते हैं। कुछ लोगों ने बोला हम्म। कि एक मुद्रा अगर ये है अच्छा। तो इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं, हम्म। कई लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कई लोग इसको ऐसे हम्म। भी ले सकते हैं। तो ये रीजन टू रीजन भी बहुत डिफर करता है। ठीक। तो ये नहीं कहा जा सकता ठीक। कि इट्स हाँ, हाँ, हाँ। कंप्लीटली डिफरेंट। एक ही चीज को हमने समय के साथ जो चेंजेस लाने की जरूरत थी वही चेंज हुआ है और रीजनलाइज हुआ टाइम के साथ। हम्म। पहले इंडिया में हम नहीं बोलते कि हम्म। वी हैड भरतनाट्यम और वी हैड कथक और वी हैड ओडिसी। हमारे पास ऐसा आर्ट फॉर्म नोमेनक्लेचर नहीं था, कोई नाम नहीं था पहले। भारत में दो ही हम्म। थे, मारतीय नृत्य और हम्म। देशीय नृत्य, दैट इज फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। यही हम्म। डिमार्केशन हम मान के चलते हैं। तो हम्म। जैसे जैसे गुरुओं ने अच्छा। अपना काम किया, अपने अपने एरियाज में वर्क किया, वैसे वैसे उसके ऊपर चलता गया। जैसे रुक्मणी देवी है, बाला सरस्वती जी हैं, ये इन लोगों ने बहुत, हम्म। तंजौर क्वार्टेट है, उन्होंने भरतनाट्यम को उसका रूप दिया। तो वैसे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में हम्म। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा वर्क हुआ जिसमें उस लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हुए एक डिमार्केशन, भले ही कपड़े हो, हम्म। पहनावा हो, हर चीज डिफरेंट है। द्रविडियन कल्चर कंप्लीटली अलग हो जाता है, हम्म। प्रेजेंटेशन कंप्लीटली अलग हो जाता है, ठीक। लैंग्वेज अलग हो जाती है, म्यूजिक हम्म। इंस्ट्रूमेंटेशन अलग हो जाता है। इसके अलावा तो कहने के लिए हमारे सब कलाओं में कुछ ना कुछ बहुत सारी समानताएं हैं। तो हम सब बिल्कुल। एक है, थोड़ा आपने सा ये अपने बिल्कुल। अपने हिसाब से हाँ, हाँ। मॉड्यूलेट कर दिया। अ, जरूर, जरूर, जरूर। एक आपने इतनी सारी बातें की, लेकिन आज आखिर में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो नवोदित कलाकार जो उभर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो जरूर दीजिए, क्योंकि ये कला ऐसी है कि कई बार हिचक के कारण इसमें लड़के नहीं आ पाते हैं, या जो आते भी हैं तो लड़के लड़कियां जो भी आते हैं, तो ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को देखकर उनको लगता है कि हम कहीं पिछड़े न रह जाएं। उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो? मैं यही कहूंगा कि कोई सा भी डांस फॉर्म हो, क्लासिकल हो, वेस्टर्न हो, आप जिससे सीख रहे हो उसके साथ में उसके गाइडेंस में सीखें और कॉन्फिडेंस रखें कि जिससे आप सीख हम्म। रहे हो वो आपको सही सिखाएगा। जी। क्योंकि आज के डेट में ये होता है कि जैसे हमने दो मूव सीख लिए हैं, और वेस्टर्न की मैं क्लासिकल का तो बोलता हम्म। ही नहीं हूँ, छोड़ दो। पर वेस्टर्न की भी बात ले लें, हम दो मूव सीख के हम्म। अपनी डांस क्लास डालने के लिए भागते हैं। तो आज जो कलाकार है, आज जो डांस हम्म। के लिए एस्पायरेंस है, जो आज अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम डांस फील्ड में या आर्ट्स फील्ड में चले, उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने गुरु के साथ में चलना है। गुरु बताए कि हाँ आज हम्म। आप जाओ, आगे बिल्कुल। बढ़ो, आज मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, अब तुम इतना करो। हम्म। वो उस टाइम तक के लिए पेशेंस रखें कि जी। हाँ मेरे पास टाइम है। दो मूव से मैं भरतनाट्यम, कथक या हिप हॉप या हम्म। कोई सा भी डांस फॉर्म नहीं सीख सकता, या ओडिसी, कोई सा भी डांस फॉर्म हो, आर्ट नहीं फॉर्म सीख हो। सकते। मैं दो चीज सीख कर नहीं कर सकता। मैंने 3 ताल सीख लिया तो मैं कथक आर्टिस्ट नहीं बन सकता। मैं दो राग सीख निश्चित के रूप मैं से। एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं बन सकता। मैं दो छंद लिखना जानता हूँ, दो शब्द लिखना जानता हूँ तो मैं कवि नहीं बन सकता। मैं दो एक्सप्रेशन, हंसना और रोना जानता हम्म। हूँ तो मैं अभिनेता नहीं बन सकता। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आज जी। के समय में यंग आर्टिस्ट को, उनके पेरेंट्स को ये बात समझने के लिए, गिव टाइम टू लर्न आर्ट।
हम क्लास केजी सेकंड से नर्सरी से लेकर 12 तक अपन देते हैं एक सब्जेक्ट चुनने के लिए। तो एक कला को चुनने के लिए क्या आप 5 से 6 साल भी नहीं दे सकते? तो ये चीज आज का है कि सब समझें और रेस्पेक्ट करें आर्टिस्ट की, तब जाके होगा। बहुत ही अच्छी। आशीष जी, आपसे बात करते हुए मन तो नहीं भर रहा है, लेकिन समय, जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो इशारा कर रही हैं कि हमें इस बात को यहीं पर समेटना होगा। और हम आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए आपसे फिर कभी जरूर जुड़ेंगे, और बहुत सारे प्रश्न जो हमारे जहन में हैं हम जरूर आपसे रखेंगे। आज हम आपसे इस समय विदा लेते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इंदौर इन्फो के प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़े और आज इस लाइव 1-to-1 में आपने हमारा साथ दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई दोनों नृत्यों के बारे में और खासतौर पर मनोविज्ञान के विषय में। तो आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा चाहते हैं। प्रवीण जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैंने भी बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। थैंक यू सभी व्यूअर्स के लिए जो सब लोग आए हैं, और साथ में मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, उनको भी थैंक यू जिन्होंने टाइम निकाला और इस सेशन को एंजॉय किया। कुछ मेरे फेलो डांसर्स भी आए हैं जो लोग मुझे कई सालों से जानते हैं, निवेदिता है जो मेरी बहन की तरह है। तो ये सब लोगों ने आज सेशन को सक्सेस बनाया। और सबसे ज्यादा एज अ कंपेयर, एज अ होस्ट, आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत ही रिलेवेंट, और एज एन आर्टिस्ट चेंज करने में आइडियाज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। होप हम लोग ऐसे ही कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आशीष पिल्लई जी। उम्दा जानकारी हमें उपलब्ध कराई और हमसे जुड़े रहे, और इतनी सारी बातें जो हुई हैं, अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं या अभी आप आधी अधूरी देख पाए हैं, नहीं देख पाए पूरी किसी वजह से, और आप इसे देखना चाहते हैं, तो ये इंदौर इन्फो के यूट्यूब पेज पर भी आपको उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा फेसबुक पर इंदौर इन्फो के पेज पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। और आज की इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हमें उत्साह बढ़ाने वाली हैं, हमें ज्ञान देने वाली हैं और हमें आगे बढ़ाने वाली हैं। इन बातों पे अगर हम अमल करेंगे तो आशीष पिल्लई जी का ये साक्षात्कार हमारे लिए बहुत सार्थक होगा। और आज की इस शाम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, और अगली शाम फिर आपके साथ होगी और एक नए कलाकार हमारे साथ और होंगे। लेकिन आज समय समाप्ति और हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को मैं प्रवीण शर्मा इंदौर इन्फो की ओर से कहता हूं नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।